नमस्कार। मैं आपका दोस्त साथियों, ये मैंने एक नया चैनल बनाया है EPS 95 टीवी, जिस पर मैं आप लोगों को पेंशन से जुड़ी हर वक्त खबर दूंगा जो आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज हम एक ऐसी खबर की गहराइयों में उतरने जा रहे हैं जो महज एक सरकारी ऐलान या समिति की सिफारिश नहीं है, बल्कि ये करोड़ों लोगों के दशकों के संघर्ष, उनकी उम्मीदों और उनके धैर्य की विजय गाथा का पहला अध्याय है। ये उन अनगिनत वरिष्ठ नागरिकों के लिए न्याय की एक नई सुबह है जिन्होंने अपने जीवन का स्वर्णिम काल इस देश के निर्माण में लगा दिया और सेवानिवृत्ति के बाद सम्मानजनक जीवन जीने का सपना देखा। आज की तारीख को भारत के सामाजिक सुरक्षा के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में याद किया जाएगा, क्योंकि आज जो हुआ है वो कर्मचारी पेंशन योजना यानी EPS 95 के ढांचे में एक भूकंपीय बदलाव का संकेत देता है। ये एक ऐसा फैसला है जिसमें करोड़ों पेंशन धारकों और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO के सदस्यों के मुरझाए चेहरों पर आत्मविश्वास और सम्मान की मुस्कान लौटाने की क्षमता है। आज हम आपको विस्तार से बताएंगे कि कैसे देश की सर्वोच्च पंचायत यानी संसद की एक शक्तिशाली और सम्मानित समिति ने इस दशकों पुराने गतिरोध को तोड़ने के लिए एक निर्णायक हस्तक्षेप किया है। समिति ने सरकार को केवल एक सुझाव नहीं दिया है, बल्कि एक स्पष्ट, समयबद्ध और दृढ़ दिशा निर्देश जारी किया है। एक ऐसा रोड मैप तैयार किया गया है जो न्यूनतम पेंशन की मौजूदा अपमानजनक राशि को एक सम्मानजनक स्तर तक ले जाने का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। अब शायद वो दिन दूर नहीं जब आरसे की न्यूनतम पेंशन इतिहास की किताबों का हिस्सा बन जाएगी और आरसे की 500 तक की मासिक पेंशन एक ठोस हकीकत बन सकती है। इसकी संभावना अब केवल एक चुनावी वादा या खोखला आश्वासन नहीं, बल्कि संसदीय प्रक्रिया की शक्ति से समर्थित एक ठोस संभावना बन गई है जो पहले से कहीं ज्यादा प्रबल और तीव्र है। लेकिन रुकिए, आज की सौगातों का सिलसिला सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। इसके साथ ही देश के लगभग 7 करोड़ कर्मचारियों के भविष्य की निधि के संरक्षक कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO ने भी अपनी कार्यप्रणाली में 5 ऐसे क्रांतिकारी और युग परिवर्तनकारी बदलावों को लागू किया है जिनका सीधा, सकारात्मक और तत्काल प्रभाव आपकी जेब पर, आपके भविष्य पर और आपकी वित्तीय सुरक्षा की नींव पर पड़ने वाला है। ये बदलाव आपके प्रोविडेंट फंड PF खाते को पुरानी व्यवस्था की जटिलताओं और लाल फीताशाही से मुक्त करके उसे पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित, सुलभ, पारदर्शी और फायदेमंद बनाने जा रहे हैं। तो हमारे साथ इस विश्लेषण के अंत तक बने रहिए, क्योंकि इस रिपोर्ट का हर एक क्षण, हर एक शब्द आपके लिए एक सुनहरी और महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया है। हम आपके साथ आज का सबसे ताज़ा संसदीय बयान, केंद्र सरकार द्वारा इस पर की गई नवीनतम कार्यवाही और आज का ही सबसे बड़ा अपडेट पूरी गहराई के साथ साझा कर रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले उस सबसे बड़े सवाल का जवाब तलाशते हैं जो आज हर पेंशन भोगी, हर सेवानिवृत्त कर्मचारी के मन में एक उम्मीद की लहर बनकर उठ रहा है। क्या अब न्यूनतम पेंशन वाकई बढ़ाकर आरसे की 500 होने जा रही है? इस सवाल का जवाब किसी सरकारी दफ्तर की फाइलों में नहीं, बल्कि संसद की उस स्थायी समिति की विस्तृत और ठोस रिपोर्ट में छिपा है, जिसने इस मुद्दे को एक नई दिशा और एक नई गति प्रदान की है। हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ सांसद और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री श्री बसवराज बोमई की अध्यक्षता वाली संसद की स्थायी श्रम समिति ने श्रम मंत्रालय को एक अत्यंत महत्वपूर्ण सिफारिश भेजी है। समिति ने स्पष्ट और कड़े शब्दों में कहा है कि कर्मचारी पेंशन योजना यानी EPS फाइन एंड डिफ का एक स्वतंत्र, निष्पक्ष और विशेषज्ञ तीसरे पक्ष द्वारा संपूर्ण मूल्यांकन कराया जाए। और सबसे अहम बात यह है कि ये मूल्यांकन एक निर्धारित एवं कठोर समय सीमा के भीतर हर हाल में पूरा होना चाहिए। ये कोई मामूली सिफारिश नहीं है। ये इस बात का स्पष्ट संकेत है कि अब इस मामले को और ज्यादा टाला नहीं जा सकता, इसे अब ठंडे बस्ते में नहीं डाला जा सकता। समिति की मंशा बिल्कुल साफ है। वो चाहती है कि ये पूरी मूल्यांकन प्रक्रिया साल 2025 के इसी महीने यानी जून माह के अंत तक हर हाल में पूरी कर ली जाए। इसका सीधा और स्पष्ट मतलब यह है कि पेंशन वृद्धि का जो मुद्दा सालों से सिर्फ चर्चाओं, आश्वासनों और अदालती कार्यवाहियों में अटका हुआ था, उस पर अब साल 2025 के भीतर ही एक अंतिम और निर्णायक फैसला लिया जाएगा। नरेंद्र मोदी की सरकार पर अब इस समिति की सिफारिशों को लागू करने का एक जबरदस्त नैतिक और संसदीय दबाव बन गया है, जिसे नजरअंदाज करना लगभग असंभव है। समिति ने अपनी रिपोर्ट में जो तर्क दिए हैं वे अकाट्य हैं और जमीनी हकीकत को दर्शाते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले कुछ वर्षों में, विशेषकर साल 2014 से जब आखिरी बार पेंशन में संशोधन हुआ था, जीवन यापन की लागत यानी महंगाई कई गुना बढ़ चुकी है। आम आदमी के लिए जरूरी हर चीज, चाहे वो दाल रोटी हो, सब्जी हो या जीवन रक्षक दवाइयां, सबकी कीमतें आसमान छू रही हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश पेंशन की राशि वहीं की वहीं RS 8,000 की दयनीय राशि पर अटकी हुई है।
एक पूरा दशक बीत चुका है। इस एक दशक में देश की अर्थव्यवस्था का आकार 2 गुना हो गया, लेकिन इन पेंशन भोगियों की आय वहीं की वहीं रही। समिति ने इस दर्द को न केवल समझा है, बल्कि अपनी रिपोर्ट में इसे प्रमुखता से उठाया है। समिति ने दृढ़ता से अनुशंसा की है कि पेंशन की राशि को न केवल बढ़ाया जाए, बल्कि उसे वर्तमान महंगाई दर के अनुरूप एक सम्मानजनक स्तर पर लाया जाए। समिति का सुझाव है कि न्यूनतम पेंशन को कम से कम 800 की 500 मासिक किया जाना चाहिए, ताकि हर पेंशन भोगी अपना जीवन किसी पर बोझ बने बिना सम्मान और गरिमा के साथ जी सके। ये पहली बार हो रहा है कि EPS 95 जैसी महत्वपूर्ण योजना की समीक्षा किसी बाहरी और विशेषज्ञ एजेंसी द्वारा की जा रही है। इससे पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी और एक निष्पक्ष रिपोर्ट सामने आएगी, जो पेंशन भोगियों की वास्तविक आर्थिक स्थिति को सरकार के सामने रखेगी। समिति ने श्रम मंत्रालय से यह भी कहा है कि इस मामले को सर्वोच्च प्राथमिकता और तत्परता के साथ लिया जाए। अब सवाल ये उठता है कि ट्रेड यूनियनों और पेंशन भोगी संगठनों की जो वर्षों पुरानी मांग थी, क्या अब वो पूरी होने जा रही है? इसका जवाब एक मजबूत हाँ में प्रतीत होता है। विभिन्न कर्मचारी संगठन और पेंशन भोगियों के प्रतिनिधि निकाय लगातार सरकार पर दबाव बनाए हुए थे। उनकी मांग बिल्कुल स्पष्ट थी। RS 7,500 न्यूनतम पेंशन, उस पर महंगाई भत्ते का लाभ और सभी EPS 95 पेंशन भोगियों को मुफ्त चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना। अब संसदीय पैनल ने भी इन्हीं मांगों पर अपनी मुहर लगा दी है, जिससे सरकार के लिए इन पर गंभीरता से विचार करना अनिवार्य हो गया है। अब जानते हैं कि इस पर सरकार के भीतर क्या चल रहा है। सूत्रों के अनुसार श्रम मंत्रालय ने समिति की सिफारिशों के आधार पर एक विस्तृत प्रस्ताव तैयार कर लिया है। इस प्रस्ताव को वित्त मंत्रालय के पास मंजूरी के लिए भेजा जा चुका है। आपको याद होगा कि पिछले बजट सत्र के दौरान भी इस मुद्दे पर सदन में चर्चा हुई थी, लेकिन तब कोई ठोस समाधान नहीं निकल पाया था। अब स्थिति बदल चुकी है। संसदीय समिति की रिपोर्ट के बाद सरकार पर इस प्रस्ताव को मंजूरी देने का दबाव कई गुना बढ़ गया है। बताया जा रहा है कि सरकार इस अतिरिक्त वित्तीय भार को वहन करने के लिए एक अलग से अनुपूरक बजट यानी सप्लीमेंट्री बजट लाने पर भी विचार कर रही है, ताकि पेंशन भोगियों को जल्द से जल्द राहत दी जा सके। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी पहले कई बार पेंशन भोगी प्रतिनिधि मंडलों को यह आश्वासन दिया था कि सरकार उनकी मांगों पर पूरी गंभीरता और सहानुभूति के साथ विचार कर रही है। अब वो समय आ गया है जब उन आश्वासनों को हकीकत में बदलने की बारी है। तो कुल मिलाकर पेंशन वृद्धि का रास्ता लगभग साफ हो चुका है और इस महीने के अंत तक हमें इस पर एक अंतिम और खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। चलिए अब बात करते हैं उस दूसरी बड़ी खुशखबरी की, जो देश के लगभग 7 करोड़ PF खाता धारकों के लिए है। EPFO ने अपने नियमों में 5 ऐसे बड़े और महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं जो आपके अनुभव को पूरी तरह बदल देंगे। ये नियम आपके फायदे के लिए बनाए गए हैं और आपकी भविष्य की वित्तीय सुरक्षा को और भी ज्यादा मजबूत बनाएंगे। पहला और सबसे बड़ा बदलाव है प्रोफाइल अपडेटेशन की प्रक्रिया का सरलीकरण। अब आपके PF खाते में अपनी व्यक्तिगत जानकारी को अपडेट करना पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा आसान, तेज और सुविधाजनक हो गया है। पहले अगर आपको अपना नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि या वैवाहिक स्थिति जैसी जानकारी में कोई सुधार करवाना होता था, तो ये एक बहुत जटिल और लंबी प्रक्रिया होती थी। आपको दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे, कई तरह के फॉर्म भरने पड़ते थे और इसमें हफ्तों से लेकर महीनों लग जाते थे। लेकिन अब अगर आपका UAN यूनिवर्सल अकाउंट नंबर आपके आधार कार्ड से लिंक है, तो आप ये सारे काम घर बैठे अपने मोबाइल या कंप्यूटर से ऑनलाइन कर सकते हैं। कुछ ही क्लिक्स में आपकी जानकारी अपडेट हो जाएगी, जिससे आपको भविष्य में किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ा कदम है जो पारदर्शिता और सुगमता को बढ़ावा देता है। दूसरा क्रांतिकारी बदलाव है PF ट्रांसफर की प्रक्रिया का आसान होना। जो लोग अक्सर नौकरी बदलते हैं, वे इस दर्द को भलीभांति समझते हैं। पहले एक कंपनी से दूसरी कंपनी में अपना PF का पैसा ट्रांसफर करवाना एक बहुत बड़ा सिरदर्द और झंझट भरा काम होता था। ये प्रक्रिया पूरी तरह से आपकी पुरानी कंपनी की मंजूरी पर निर्भर करती थी। अगर कंपनी आनाकानी करती तो आपका पैसा महीनों तक अटका रहता था। लेकिन अब EPFO ने इस प्रक्रिया को पूरी तरह से बदल दिया है। इसे इतना सरल और सुगम बना दिया गया है कि अब आप बिना किसी बड़ी औपचारिक चुनौती के बहुत कम समय में अपना PF का पैसा अपनी नई कंपनी के खाते में ट्रांसफर कर सकते हैं। इससे कर्मचारियों को एक बहुत बड़ी राहत मिली है और अब उनका पैसा सुरक्षित और समय पर ट्रांसफर हो सकेगा। तीसरा अहम बदलाव है जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म का डिजिटलीकरण। जॉइंट डिक्लेरेशन एक ऐसा फॉर्म होता है जिसकी जरूरत तब पड़ती है जब आपके और आपके नियोक्ता के रिकॉर्ड में कोई भिन्नता होती है। पहले इस फॉर्म को भरने के लिए आपको EPFO के ऑफिस जाना पड़ता था, उसे जमा करना पड़ता था और फिर उसकी स्थिति जानने के लिए बार बार चक्कर काटने पड़ते थे। लेकिन अब यह पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी गई है। अब आप घर बैठे इस फॉर्म को डिजिटल तरीके से भर सकते हैं और जमा कर सकते हैं। यह न केवल आपका समय और पैसा बचाएगा, बल्कि पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता भी लाएगा। चौथा बड़ा फायदा है केंद्रीकृत पेंशन वितरण प्रणाली। अब पेंशन भोगियों को अपनी पेंशन पाने के लिए किसी विशेष बैंक या शाखा पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। EPFO ने एक नया केंद्रीकृत पेंशन प्रोसेसिंग सिस्टम लागू कर दिया है, जिसे NPCI, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया,
प्लेटफॉर्म के साथ एकीकृत किया गया है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि अब आपकी पेंशन की राशि सीधे आपके किसी भी बैंक खाते में आ सकती है, चाहे वो देश के किसी भी कोने में क्यों ना हो। इससे भुगतान में होने वाली देरी खत्म हो जाएगी और पेंशन भोगियों को उनकी पेंशन हर महीने समय पर मिल सकेगी। ये उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी सुविधा है जो सेवानिवृत्ति के बाद अपने गृहनगर या किसी दूसरी जगह पर बस जाते हैं। और पांचवां तथा अंतिम महत्वपूर्ण बदलाव है अधिक वेतन पर अधिक पेंशन की प्रक्रिया का स्पष्टीकरण। ईपीएफओ ने अब उन कर्मचारियों के लिए नियमों को और भी स्पष्ट कर दिया है जो अपने वास्तविक अधिक वेतन पर पीएफ कटवाकर भविष्य में एक बड़ी पेंशन राशि का लाभ उठाना चाहते हैं। इसके लिए नियम और प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी बना दिया गया है। अगर किसी कर्मचारी का वेतन ज्यादा है तो वो अतिरिक्त राशि जमा करके भविष्य में एक बड़ी पेंशन राशि का लाभ उठा सकता है। इसके अलावा एक और बड़ा नियम लागू किया गया है। जो निजी संस्थाएं या ट्रस्ट अपने कर्मचारियों का पीएफ स्वयं संचालित करते हैं, उन्हें भी अब ईपीएफओ के सभी नियमों का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य कर दिया गया है। इससे कर्मचारियों के हितों की रक्षा होगी और उनके भविष्य निधि की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। कहा जा रहा है कि इन सभी प्रस्तावों और बदलावों की समीक्षा स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है और उनकी हरी झंडी के बाद ही इन्हें लागू किया जा रहा है। इस महीने के अंत तक तमाम पेंशनधारकों के लिए आरएसएफ यानी असर 5 और न्यूनतम पेंशन उस पर, महंगाई भत्ता और सभी ईपीएस 95 पेंशन भोगियों को मुफ्त चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का कानून बनकर तैयार है और उसे चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा रहा है। तो दोस्तों, आपने देखा कि कैसे सरकार और ईपीएफओ मिलकर आपके वर्तमान और भविष्य को सुरक्षित और बेहतर बनाने के लिए कितने बड़े और ऐतिहासिक फैसले ले रहे हैं। एक तरफ जहां पेंशन भोगियों का दशकों पुराना संघर्ष अब अपनी मंजिल के करीब पहुंचता दिख रहा है, वहीं दूसरी तरफ ईपीएफओ के नए नियम सभी कर्मचारियों के लिए एक नई सुविधा और सुरक्षा का द्वार लेकर आए हैं। यह सचमुच उम्मीद की एक नई किरण है, एक नए युग की शुरुआत है। अब हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि हम जागरूक रहें, सरकार की हर कार्रवाई पर अपनी पैनी नजर बनाए रखें और इन नई सुविधाओं का पूरा लाभ उठाएं। अगर आप भी एक पेंशन भोगी हैं या ईपीएफओ के सदस्य हैं, तो ये अपडेट आपके लिए किसी सुनहरे सपने के सच होने जैसा है। ये आपके संघर्ष, आपके धैर्य और आपकी उम्मीद की जीत है। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये विस्तृत रिपोर्ट पसंद आई होगी। अगर ये जानकारी आपको महत्वपूर्ण और अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। इसे लाइक और शेयर करें ताकि हर जरूरतमंद तक ये खुशखबरी पहुंच सके। और हाँ, पेंशन और पीएफ से जुड़ी हर छोटी बड़ी, सबसे तेज और सबसे सटीक खबर के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़ जाएं। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।